के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत, बेहद खास मेहमान हैं, वजाहत हबीबुल्लाह साहब, जो हिंदुस्तान की आईएएस सर्विस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें लंबे समय तक रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे और पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी बने। हबीबुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो नई किताब आ रही है, माई ईयर्स विद राजीव गांधी, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद वेस्ट एंड पब्लिकेशन की इस किताब के लिए। और इसके बहाने हम जानना चाहते हैं राजीव गांधी साहब को और हिंदुस्तान की राजनीति को। आपने लिखा माई ईयर्स विद राजीव गांधी, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। क्या है ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी विद राजीव गांधी? सबसे पॉपुलर एक जमाने के प्रधानमंत्रियों में से रहे, लेकिन बहुत कम कार्यकाल रहा, बहुत सारे विवाद भी रहे, बहुत सारी जीत भी उनके साथ है। कैसे आप देखते हैं राजीव गांधी को? एक तो वो मेरे मतलब मेरे साथ स्कूल हम साथ गए देहरादून में। जी। फिर मैं तो सर्विस में आया, वो पायलट बने। उस समय भी हमारा संबंध रहा। और फिर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब मैं एक निदेशक के स्तर पे पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया। और उस समय तक वे अब राजनीति में आ चुके थे। उस समय तक उनके भाई संजय का देहांत हो चुका था। मैं 1982 में हुआ और फिर 82 के बाद मेरा उनके साथ संपर्क रहा। एक तो जब वो जनरल सेक्रेटरी थे तो कभी-कभी मिलते थे, इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं सरकार में था, वो राजनीति में। किंतु फिर उसके बाद फिर ब्लेस यू सर। वह स्वयं प्रधानमंत्री बन गए और उनके कार्यालय में मैं 1985 तक संयुक्त सचिव बन गया। तो उनके साथ साथ काम करने का बहुत मुझे मौका मिला और बहुत सारे विषय थे जिसके बारे में कभी बहस भी हुई है, चुनौती भी हुई है, आलोचना भी हुई है। तो ऐसे सारे विषय हैं जिसकी ओर मैंने कोशिश की है स्पष्टीकरण कर। और फिर जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में न भी रहा तो फिर मेरी पोस्टिंग लक्षद्वीप में हुई और मेरे संबंध उनके साथ रहे, इस हद तक रहे कि जब तक कि उनके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ, तब तक मेरा उनके साथ संपर्क था। तो उसका अब मैंने निर्णय किया, मैंने उसकी समरी, उसका सारा नैरेटिव बताया है। और उनके साथ जो बातचीत होती थी और उनके साथ बहुत सारे विषय ऐसे थे जिसके बारे में वार्तालाप होती थी, उसके बारे में मैंने लिखा। जी, ये सर बहुत, यदि यूं मैं कहूं कि बहुत देर कर दी लिखते लिखते आपने। 30 साल हो गए करीब करीब उनके असैसिनेशन को भी, राजीव गांधी साहब के। अब तो आप कह सकते हैं, एक तो मैं सर्विस में था तो उस समय मैंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा कि मैं इस प्रकार की चीजें लिखना शुरू कर दूं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या लिखूंगा, मैं कौन हुआ लिखने वाला। उनके साथ बहुत लोगों ने काम किया, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। किंतु होते होते मैंने ये देखा कि उनके जो उनकी जो अ, उनकी जो मोटिवेशंस थे वो क्यों करते थे, उनका करने का काम जो था और उनके उनके चरित्र के बारे में बहुत कम समझ। उनको आसानी से लोग समझ नहीं पा रहे। राजीव गांधी के वक्त का एक बड़ा फैसला था, जो अभी राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, भूमि पूजन से प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उसकी शुरुआत यदि माना जाए मौजूदा समय की, तो वो होती है 1986 से। 1 फरवरी 1986 को जब ताला खोला गया, और वो वक्त था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ज्यादातर लोग मानते हैं अगर वो गलती या वो फैसला नहीं होता तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट किसी दूसरे स्तर पर पहुंचता। ये कहना मेरे ख्याल में उचित नहीं है, लेकिन उस पर बहस हो सकती है। मैंने जो लिखा है इसके बारे में, मैंने इसमें सिर्फ जो फैक्ट्स है उसके बारे में लिखा है।
और वो फैक्ट ये है कि जब वो ताले खोले गए थे और वो एक मैजिस्ट्रियल ऑर्डर से एक आदेश से हुआ था, तो उन लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि ऐसा होने वाला है, और जब तक कि हो नहीं गया था तब तक कि उनको ऐसा पता नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसी के बारे में काफी लोगों ने मुझसे बात की है कि मुझे, और मैंने किताब में भी इसके बारे में लिखा है कि मुझे पता चला क्योंकि उन्होंने मुझे बताया, किंतु मैंने मैंने उसमें किताब में इसका विश्लेषण भी किया है। सिर्फ उनकी बात पे मैं नहीं चल रहा हूँ, फिर बाद में उनके दफ्तर में बैठे हुए होते हुए मैंने इसमें खुद भी कोशिश की पता करने की कैसे ऐसे हुआ। मैं अल्पसंख्यक मामलात जो थे वो मेरे हाथ में ही देखता था उनके दफ्तर में। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बारे में कोई कोई फाइल बंदी नहीं हुई थी तब तक। मेरे हाथ से कोई ऐसा कागज निकला ही नहीं था कि इस पे कोई चर्चा हो रही हो सरकारी कार्यालयों में कि ऐसा करना है या ऐसा केस चल रहा है तो करने के लिए। केस तो चल रहा था, केस तो सन 1948 से चल रहा था जब ताले लग गए, और वो केस मुख्तलिफ न्यायालयों में चल रहा था, लेकिन वो विषय उस समय कहीं आगे नहीं निकला था जब मैं उसको देख रहा था। जाहिर है कि जब हुआ तो मुझे खुद आश्चर्य हो कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद ये एक राजनीतिक निर्णय था तो ऐसा किया हुआ। तो फिर इसी वजह से यही होते हुए मैंने उनसे इसका प्रश्न पूछा, और वो भी कई महीने बाद। ये सितंबर का महीना था, आप जैसे कहते थे फरवरी में ताले खुले थे, लेकिन सितंबर में मैंने पाया एक दूसरे के हम साथ अकेले थे हवाई जहाज में, उनका जो बोइंग 737 था, गुजरात की ओर जा रहे थे क्योंकि वहाँ ये ड्राउट हो गया था, बहुत सीवियर ड्राउट था, तो वो स्वयं जा रहे थे, मैं साथ था। तो उस वक्त मैंने इनसे इसके बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, अब मैं पता कर रहा हूँ, और जब मैं मुझे अभी शक है, जब मुझे पूरा पता चल जाएगा तो मुझे कार्रवाई करनी। तो किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? आपको लगता है कि क्या मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ये फैसला कर सकते थे? जिम्मेदार क्या मैं मानता हूँ, उन्होंने स्वयं कहा, और फिर बाद में मैंने मेरे अपने ही जैसे जैसे मामले डेवलप हुए उससे आप खुद देख सकते थे, मैंने कोई एक खुफिया बात नहीं डिस्क्लोज की है इसमें। मतलब इसमें आगे का हाथ था, आगे का हाथ था अरुण नेहरू जी थे। फैसला किसने किया था? मैं बता रहा हूँ, अरुण नेहरू जी थे केंद्रीय सरकार की ओर से, और यहाँ जो मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनके आपस में निर्णय लिया गया। अब और भी लोग उसके साथ इन्वॉल्व अवश्य हुए होंगे, किंतु जो आदेश गए हैं वो। जी सर, मेरी बात हुई आरिफ मोहम्मद खान साहब से। आरिफ साहब जो है राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने मुझे बताया इंटरव्यू में, उन्होंने मुझे कहा कि राजीव गांधी साहब ने उन्हें कहा था कि ताला खुलने से पहले, कि बाद में जब उनसे चर्चा हुई कि मेरी मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात हुई है, उसमें अली मियाँ साहब का भी नाम था, और उन्हें बता दिया गया है कि ताला खोलने के बारे में, कि सरकार ताला खोल रही है। इसको इस तरह से भी जोड़ते हैं कि उससे पहले जो शाबानों का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और सरकार ने जो अपना निर्णय बदला या जो भी फैसला किया, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी को या तो उनके सलाहकारों ने या ये फैसला करने का सलाह दी। अब आरिफ उस वक्त मंत्री अवश्य थे जब ये शाहबानो केस हुआ है, और आरिफ से मेरी बात हुई है कई दफा। जहाँ तक कि शाहबानो का केस है उसके बारे में मैंने विश्लेषण किया है पुस्तक। उसके बारे में तो जाहिर है कि राजीव पूरी तरह से वो उनके ज्ञान में था कि ऐसा हुआ, और क्यों हुआ कैसे हुआ ये एक और कहानी है, तो उसको मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। किंतु ये कहना, और ये इसका आरिफ ने अगर ये कहा, और आरिफ ने अगर ये कहा, और आरिफ ने अगर आरिफ ने ये कहा आपसे कि राजीव ने कहा है कि हमने ताला खोलने की निर्णय लिया है, वो फिर गलत है।
आरिफ के शायद याद नहीं होगा ये, वो बाद में उन्होंने कहा होगा या नहीं कुछ कहा होगा, लेकिन उस वक्त तक ऐसा नहीं था। उस वक्त तक उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, कागजात सारे मेरे हाथ में। और अगर आरिफ ने ऐसा किया तो ये आरिफ ने गलत कहा, क्योंकि मैं और उनसे पूछ लीजिए, आरिफ से आप पूछ लीजिए, क्या वो समझते हैं कि क्या मैं अभी कभी झूठ बोल सकता हूँ? आरिफ से पूछिए। आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं तो आपको एक चर्चा इस बात की। आप अल्पसंख्यक मामलों को आरिफ आरिफ से ये जरूर पूछिए, आरिफ मेरे दोस्त भी हैं, काफी पुराने दोस्त। जी आप उनसे ये जरूर जरूर पूछ लीजिए। और जी, आरिफ अगली बार का मैं जो रोल है उसका भी किताब में मैंने जिक्र किया। जी, आप भी अल्पसंख्यक मामलों को वहां देख रहे थे, आपने जिक्र किया। आरिफ साहब भी शाहबानो मामले पर इस्तीफा देकर गए। क्या हुआ था कि राजीव गांधी मुस्लिम समाज के या मुस्लिम लीडर्स के दबाव में आकर उन्होंने फैसला किया? क्या वो चाहते थे? आपकी क्या सलाह थी उसमें? नहीं, मैंने उसमें सारा बड़ी तफसील से लिखा हुआ है। आरिफ से भी मेरी बात हुई है इसके बारे में। आरिफ शुरू शुरू में जब वो निर्णय लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में, तो उस समय वो सारे कागज मेरी ही मेज पे आए थे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्पसंख्यक मामलात को देखता था, तो सारे और बहुत सारे ये जो जो मुसलमान जो आयोग वगैरह थे, उनमें सब में जो जो समितियां हैं और बाकी उनके जमायतें थे, उनके उनके बहुत सारे प्रोटेस्ट आए थे और वो सारे मेरे मेज पे आए। तो मैंने, और ये मैंने लिख के दिया है उसमें, मैंने फिर वो सारा एक नोट बना के प्रधानमंत्री को भेजा और यह कहा कि इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय, उसमें ये अपील थी कि सरकार कुछ ऐसी कार्रवाई करे कि इसका ये जो निर्णय लिया है सर्वोच्च न्यायालय पे, ये रद्द कर दिया जाए। तो मेरा 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 मशवरा ये था कि सरकार को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है, और इसलिए जो कानूनी बात है, चाहे वो पर्सनल लॉ की भी बात है, तो जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के ने लिया हुआ है वो अंतिम निर्णय है। उनको ये मशवरा दिया, अगर किसी को आपत्ति है तो उनको ये मशवरा दिया जा सकता है कि आप इसमें रिव्यू एप्लीकेशन, और सरकार इतना कर सकती है कि वो रिव्यू एप्लीकेशन का विरोध ना करे, निर्णय न्यायालय पे ही छोड़े। तो ये कागज चले गए थे उनके पास, काफी दिन उनके पास रहे, मेरे पास वापस नहीं आए। जब तक कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे उन्होंने बुलाया अपने कमरे में, उनके साथ बैठे थे एमजे अकबर। तो एमजे अकबर साहब को तो आप जानते हैं, वो मंत्री रह चुके हैं अभी थोड़ी समय पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वो बैठे थे उनके साथ। अच्छा, उनके साथ मुझे पता है कि राजीव जी की एक अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती क्या, लेकिन उनके साथ संबंध था, और वो उनको उनके लिए काफी आदर था एमजे अकबर के लिए, क्योंकि एमजे अकबर एक तो मुसलमान थे, नौजवान और लीडिंग जर्नलिस्ट थे जब उस जमाने में, बहुत बहादुर जर्नलिस्ट माने जाते थे। उन्होंने काफी ऐसी बातें लिखी थी जिससे सरकार भी हिला था। ये उसके साथ उनको काफी सिंपैथी, तो वो बैठे थे, तो वो ये मशवरा उनको दे रहे थे कि और इसके बारे में मैंने लिखा भी है। उनका ये मशवरा था कि नहीं, देखिए, आपको जो ये समुदाय है, मुसलमान समुदाय, उसने आपका बहुत साथ दिया है हमेशा, तो उनको ऐसा न एहसास होने दीजिए कि आपको उनका ख्याल नहीं। अब उनको किसी बात से दुख हो रहा है, तो आपको, सरकार को ये चाहिए कि हाथ उनकी तरफ बढ़ाए, और इसके लिए ये अच्छा होगा कि कुछ ऐसा ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उन्हें इत्मीनान हो। अरे उसमें उनकी तरफ से ये गलती थी और मेरी तरफ से ये गलती थी कि वो जो आपत्ति थी, वो सारे समुदाय की ओर से नहीं थी। वो अवश्य ये थी कि जो उनमें से समुदाय में से महंत और मौलाना थे, उनकी तरफ से था, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत उनके कुछ इख्तियारात हैं जो वो समझते थे कि उसको ये चुनौती दी। लेकिन खैर जैसे है वो है, किंतु ये है उसका बैकग्राउंड। तो आप कह रहे हैं कि और एमजे फिर अकबर की जैसे ही सलाह पर कानून ये मिला, फैसला किया लेकिन गया? जहाँ तक कि आरिफ का ताल्लुक है, लेट मी कम बैक टू, आपने आरिफ की बात की, जहाँ तक आरिफ का ताल्लुक है, उस वक्त शुरू में राजीव ने उनको कहा था, भाई आप
ये चीज आप लोगों को समझाइए कि इसमें हमारा न दखल डालने का क्या मतलब है। और आपको याद होगा उस वक्त एक बहस भी हुई थी, दूरदर्शन उस वक्त था, दूरदर्शन था और दूरदर्शन में बहस हुई थी आरिफ मोहम्मद खान और एमजे अकबर के दरमियान कि ऐसा कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। उसकी राजीव गांधी और ने और एमजे अकबर ने कहा था कि हाँ। तो एकदम से, और आरिफ ने मुझे कहा, एकदम से रुख बदल गया और उनको पता नहीं था आरिफ को कि ये रुख क्यों बदल गया। आखिर में जैसे जैसे आप कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आरिफ ने, जब मेरा एक आर्टिकल निकला था इसके बारे में, मेरे विचार में हिंदू में निकला था, हिंदुस्तान टाइम में निकला था, तो आरिफ ने आके मुझसे कहा कि मैंने पहली दफा ये मुझे पता चला कि ये कैसे उन्होंने ऐसे निर्णय लिया कि उसको कानून को बदल दिया। लेकिन फिर भी आरिफ का काफी असर रहा, क्योंकि उस आखिर में जो जस्टिस सेन थे मेरे ख्याल में, जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे मशवरा करते रहे कानून को बनाने। और उसमें आरिफ ने कहा कि, और आरिफ ने कहा कि उसका धारा 3 है, उससे कुछ हद तक जो मुसलमान महिला है उसके जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। सर, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एमजे अकबर के सलाह पर यह फैसला किया गया? एमजे अकबर केवल उसकी सलाह करी, जाहिर है उनकी सलाह से पक्ष में थे। प्रधानमंत्री के मन में बदलाव आया और उन्हें सोचा कि इसको दोबारा इस पे विचार किया जाए, क्योंकि तब तक मेरे विचार में उनका ये मन था कि इसमें अब कोई दखल नहीं है। आपको ठीक लगा कि एक प्रोग्रेसिव यंग लीडर प्राइम मिनिस्टर जो है इस तरह का फैसला करे? आपने कोई सलाह नहीं दी? हुजूर आलम, मैंने आपको बताया कि मैंने सलाह किया। नहीं, वो पहले आपने दिया था उससे। मैंने तो पूरा जो नोट है मैंने लिख के बताया, तो मैंने आपको तो बताया नहीं, अभी गौर तो बताया। तो जब ये बात हो गई कि मुस्लिम समाज के जो भी लोग थे और एमजे अकबर साहब की सलाह के बाद ये फैसला किया गया, तो जाहिर था कि कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि हिंदू पक्ष नाराज हो रहा है, इस वजह से ये ताला खोल दिया जाए तो ये काम किया जा सकता है। हो सकता है वजह वही थी, वही जो बाद में वजह निकली थी कि हिंदू हिंदू समुदाय जो है इससे नाराज हो गया है। ये जो शाहबानो अमेंडमेंट थी, तो वो तो एक, जैसे आपको पता है, उसके साथ मेरा कोई मतलब नहीं था। हाँ, ये तो मैं उनकी नोटिस में लाता था, अगर कोई हमारे पास आते थे, कोई ये तो निर्णय लेना था एक राजनेता से, राजनेता ने इसके साथ किसको कुछ करने की आवश्यकता है। मैं तो केवल बता रहा था कि जो कानूनी बात है क्या है, और कानूनी बात क्या थी वो तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मैं आके बताया। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी देवरा बाबा से भी मिलते रहे अयोध्या मसले को लेकर हल करने के लिए, और फिर 1989 में जब शिलान्यास हुआ तब भी प्रधानमंत्री वही थे, उनके कहने पर ही उनके बिल्कुल। साथ। और उनके उसके जब जब ये हो गया था, जब ये ताले खुल गए थे, उसके बाद राजीव की हमें की कोशिश हमेशा ये रही कि ये मसला, अब समस्या को हल करने की कोशिश करने की आवश्यकता है। क्या आप समझते हैं कि ये गलत बात है? नहीं, ये मैं तो करने थे। जो भी तरीका उनको उनको उस वक्त उन्हें सोचा था कि किया जा सकता है, और जो भी रास्ता अपना सकते थे, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। इसके बाद क्या ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सरदार बूटा सिंह उसके अध्यक्ष थे, और उसके बारे में वो उनको कहते रहते कि ये हो सकता है, वो रास्ता अपनाया जा सकता है। और एक दफा मुझे याद है, मेरे साथ वार्तालाप करते, चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोई निर्णय ठीक दे ही नहीं पा रहा, अब तुम जरा इसके बारे में देखो और बताओ क्या किया जा सकता है इससे। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है, इससे दोनों समुदाय जो है संतुष्ट रहे, और दोनों समुदाय में जो एक ये झगड़ा पैदा हो गया था ये दूर हो जाए, और जो दोनों समुदाय में समन्वय की आवश्यकता है वो समन्वय बहाल की जाए। तो वो एक ऐसे सॉल्यूशन के तलाश में थे, और उस सिलसिले में वो हर एक से राय लेते थे, और वो ऐसे आदमी थे। और मैंने इस किताब में भी इसके बारे में लिखा था कि जहाँ भी से ख्याल उनको आता था, कि आइडियाज आते थे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो मुख्तलिफ आइडिया, वो हमेशा उनके कान खुले थे, वो हमेशा सुनते थे।
और सुनते सुनते फिर बहस भी करते थे और कोशिश करते थे कि जो नए नए विचार हैं उनको अपना। तो क्या ये बात सही है कि अरुण नेहरू को मंत्रिमंडल से इसी ताला खुलने के कारण, फैसले के कारण हटाया गया, राजीव मुझे गांधी तो ये यकीन मुझे यकीन को? ऐसा और ही क्यों यकीन है, ये सारा मैंने काफी तफसील से अपने पुस्तक में लिखा। जी। सर, राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ रहते थे, उनके बड़े दोस्त रहे, अरुण नेहरू भी, अरुण सिंह भी, बीपी सिंह भी, माखनलाल फतेदार जैसे लोग। क्या वजह अरुण रही? नेहरू कोई उनके अरुण नेहरू कोई उनके पुराने दोस्त नहीं थे, न ही मक्खनलाल पोतेदार जी। मक्खनलाल पोतेदार जी ने अपनी किताब भी लिखी है, उसमें उन्हें विश्लेषण किया इसका हम कि दूसरा सवाल उनका करते हैं। संबंध उनकी माता जी के साथ। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, उन लोगों ने ही उनके साथ दगा दिया, इसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह मैं क्या बताऊं, आपको उनसे पूछना आप, होगा। आपने इतना और उन क्लोजली इसके बारे में मैंने लिखा है, और ये अफसोस की बात है। वो अगर अगर इसको कमजोरी आप समझते हैं तो कमजोरी समझ लीजिए। मुझ पे भी मेरी ये कमजोरी है कि वो भरोसा बहुत जल्दी कर लेते। मैं भी हमेशा दोस्तों पे, यारों पे या साथियों पे भरोसा करने के लिए तैयार हूं। वो, और ये मैंने उनसे सीखा, वो हमेशा शुरू में भरोसा ही करते थे और उसका ये नतीजा हुआ। तो आप उसको समझिए एक कमजोरी कि भरोसा बड़ी आसानी से कर लेते थे, या आप समझिए उनमें ताकत, उनकी शक्ति। मैं तो एक शक्ति समझता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप यही अपनाया है। भरोसा करना इंसानियत, और इंसानियत ज्यादा उच्च उच्च है जी। इसके मुकाबले राजीव में गांधी मंत्रिमंडल शक से लोगों को देख। राजीव गांधी मंत्रिमंडल में बहुत बार बदलाव किया गया, बहुत सारे मंत्रियों को बार बार बदला गया, बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई। क्या इसकी वजह रही कि बार बार वो बदल रहे थे? ये एमेच्योर होना था या कोई दबाव उन पर चलते थे कि जिसकी वजह से वो बार बार उनको बदलते रहे? इनको कहा जा सकता है मैन इन अ हरी। वो हमेशा मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी कई दफा धक्का लगे इसकी वजह से। अब जब जैसे ये 20 नुकाती प्रोग्राम जो उनका बना, वो उसके बारे में विचार करते रहे कि 12 बजे रात तक। तो और मैंने तो उन्होंने कहा कल सुबह तक ये संसद में पेश हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा संसद में कल सुबह तक, अब देखिए 12 बजे, मैं जरूर कोशिश करूँ। नहीं नहीं, कह घबराने की कोई बात नहीं, मैं इसको फर्स्ट आइटम नहीं रखूंगा, 10 बजे के बाद कर सकते हैं। तो वो ये चाहते थे कि जल्दी, अब मैं 12 बजे सोने जाऊं, कब लिखूं, कब बनाऊं, कब पेश करूं, संसद में भी पहुंचा दूं, और 10 बजे शुरू कर देंगे। और ये और से वो एक रिवायत कर रहे थे मेरे लिए कि 10 बजे तक आप इसको पेश कर। तो ये अक्सर और उनके साथ जो काम करते थे, जमरन साहब वगैरह, और बहुत सारे हैं जो ये हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। ही वाज अ मैन इन अ हरी, कि वो जल्दी हर एक चीज समझते कि हमें बहुत जल्दी करना है, ये कल करके रखना चाहिए। उसके नतीजे में वो हमेशा उसमें बदलाव, और वो आजकल की बहुत आधुनिक मैनेजमेंट के आदी थे। ठीक हुए, मैंने उसके बारे में लिखा है, काफी तफसील से किताब में लिखा है। मैनेजमेंट में ये है कि आप उस आदमी को चुने एक काम के लिए, तो उसके लिए उचित के लिए जो काम के हिसाब से वो देखते थे, तो अक्सर बदलाव हो सकता है। वो सोचते थे कि अच्छा ये जो काम है ये ठीक करेगा, वो जो काम है वो ठीक। सर, आप इंदिरा गांधी जी के वक्त में भी आप प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, राजीव गांधी जी के आप दोस्त भी रहे अफसर के अलावा। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि उसमें महत्वपूर्ण एक मंत्रिमंडल के शख्स थे प्रणब मुखर्जी साहब, इंदिरा गांधी के वक्त में, लेकिन राजीव गांधी जी ने उन्हें नहीं रखा अपने मंत्रिमंडल में। क्या उसकी वजह, जो आम तौर पे कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा प्रणब मुखर्जी साहब ने जाहिर की थी, ये एक बड़ी वजह थी, या कोई और नाराजगी वजह थी कि प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े कद्दावर नेता को राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं? नहीं, इसका इसका मैंने भी ये अफवाह सुनी थी, लेकिन मैंने कभी राजीव जी से इसके बारे में पूछा ही नहीं। आप समझ सकते हैं, मैंने समझा कि अफवाहें तो हमेशा होती है। मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो आदमी जिसको मैं जानता था,
तो वो ऐसा ना करते, इस वजह से ना करते। कोई और वजह हुई होगी, उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि मैंने कभी उनसे पूछा नहीं और ना ही मैं पूछता। लेकिन राजीव गांधी जी से सोनिया गांधी तक प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, ये तो फैक्ट है। अ, वो फैक्ट है नहीं फैक्ट है ये मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ये देखने के लिए कि राजीव ही अ, इंदिरा जी के बाद प्रधानमंत्री बने, इसमें सबसे बड़ा हाथ उनके भाई नेहरू का था, अरुण नेहरू का था, जिसके बारे में हमें भी बात करें। अरुण नेहरू जब ये जब ये जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने ही चाहा कि राजीव उस वक्त थे नहीं कि फौरन आए और प्रधानमंत्री फौरन बन जाए। ये तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था उस समय, और इसकी उस और चर्चा हमारे आपस में यही हो रही थी। तो अगर उनको किसी ने ये मशवरा दिया कि नहीं, प्रणब मुखर्जी को नहीं होना चाहिए और आपको होना चाहिए, तो अरुण नेहरू का उसमें हाथ था, और किसी ने बताया मुझे नहीं पता, बताया होगा, पार्टी में ये बात हुई होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या के नतीजे में सारे देश में बेचैनी फैल गई थी, और हम जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ, सिख समुदाय के साथ क्या हुआ, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे मुझे याद है, मेरे साथ जो जो वरिष्ठ अधिकारी थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, मैं तो सिर्फ उस वक्त निदेशक था, लेकिन सचिव थे डॉक्टर अलेक्जेंडर थे, और जब मैं बोर्ड एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर वासुदेव थे, बहुत सारे थे, वो सब यही बात कर रहे थे कि देश का क्या होगा। ये घबराहट अवश्य थी उस, और इसलिए ये जरूरी समझा गया कि फौरी तौर पे प्रधानमंत्री किसी को बन जाना चाहिए जो ये सारी बात हाथ में ले सके। और उन्होंने ये सर, मैं ये पर्सनली जो एज ए बदलाव है, पर्सन इसमें कोई गैप नहीं आना। एज ए पर्सन मैं राजीव गांधी जी को समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप उनके क्लोज रहे हैं, कि प्रधानमंत्री बनाते वक्त राष्ट्रपति जेल सिंह साहब और बूटा सिंह ने जोर दिया कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वही राष्ट्रपति कुछ दिनों बाद जेल सिंह जी जो कहते थे कि मैं इंदिरा गांधी के कहने पर झाड़ू भी लगा सकता हूँ, ऐसी चर्चा हुई, वो राजीव गांधी सरकार को गिराने के लिए तैयार हो गए। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सबसे करीबी थे, वही उस सरकार को गिराने का कारण बने। क्या है ये वजह? यही तो आप पढ़िए ना मेरी किताब में। तो कुछ तो अब ज्ञान इसकी डिटेल में देना शुरू कर दूं। कुछ तो ज्ञान बहुत सारों ने, और ये राजनीति की बात, अ, बहुत सारों ने मौका देखा, और बहुत सारी वजह है, वो वजह आप भी जानते हैं, हर एक जानता है, कि लोगों ने समझा कि राजीव गांधी के जो पैर हैं वो वो कमजोर होने लगे, जो उनकी शक्ति है वो कमजोर होने लगी। लोग अब तैयार हैं किसी और को मानने के लिए। एक तो उनके प्रधानमंत्री बनाने में लोगों की आत्मनिर्भरता बहाल रखने की, क्योंकि लोगों के प्रधानमंत्री और बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री का देहांत हो चुका था, और किस तरीके से हुआ था वो आप जानते हैं। उस वक्त आत्मनिर्भरता लोगों की जनता में लाना बहुत जरूरी था। अब जब ये इनके 5 साल खत्म होने लगे, और वही होता है आम आम लोकतांत्रिक सरकार में, जैसे जैसे अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि ये जो लास्ट लास्ट 2 साल जो राष्ट्रपति के होते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, उस समय उनको अपने सक्सेसर के बारे में या अपने दोबारा इलेक्ट होने के बारे में विचार करना पड़ता है। ये तो होता है। तो उस जमाने में इस प्रकार की चीजें, क्योंकि राजीव गांधी जी और मैंने अपनी पुस्तक में लिखने की कोशिश की है, राजनीति उनकी कमजोरी थी, वो राजनीति पे ज्यादा माहिर थे, अनुभवी नहीं और अक्सर उनका फायदा, और अक्सर उनसे गलतियां हुई, तो इसी वजह से हुई, क्योंकि उनको मशवरा ये दिया गया कि राजनीतिक तौर पे ये करना मुझे, थे। लेकिन क्या ये बात सही है? मेरे विचार में वो एक गलती थी। लेकिन क्या ये बात सही है? ये आरोप में कितना दम है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्रालय से इसलिए हटाया गया कि जर्मन सबमरीन डील में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके कहा था कि गांधी परिवार को पैसा मिला है? उन्होंने ना ये ऐसा कुछ कहा, और वो जैसे आप जानते हैं वो डील कभी कहीं कहीं आगे बढ़ी नहीं, लेकिन आप सब कुछ समझ लीजिए,
और ये प्रश्न मैंने अपनी पुस्तक में भी पूछा। वो वित्त मंत्री थे। ये डील किसने की थी? सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्रालय ने। ओफर्स की डील किसने की थी? सुरक्षा मंत्रालय ने। तो क्या अगर वित्त मंत्री होते हुए उनको यह शक हो रहा है कि इस डील में कुछ गड़बड़ है, तो उसी मंत्रालय में उनको कर देंगे? उनको वित्त मंत्रालय से लेके कहा, किस मंत्रालय में डाला? जी, इस रक्षा मिनिस्ट्री मंत्रालय, में, रक्षा मंत्रालय। उसी में डाल। इसमें कुछ मन का इस्तेमाल करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है सर, आप जम्मू कश्मीर के कैडर के ऑफिसर भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आपका लगाव रहा है, आपने किताब लिखी है माई कश्मीर, और जो चर्चा होती है जम्मू कश्मीर को लेकर कि सबसे जो इलेक्शन रिग्ड हुए जम्मू कश्मीर में, वो भी राजीव गांधी के वक्त में हुए 1987 में। ये आप भी मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। और मैं नहीं मानता हूँ। मैंने वहाँ कई इलेक्शन देखे और कई इलेक्शन मैंने रिग्ड देखे और उसके बारे में मैंने लिखा भी है। लेकिन और 1987 मैंने इलेक्शन को सबने माना कि रिग्ड। 1971 का जो इलेक्शन था, 1971 का जो इलेक्शन था, उसमें मैं एक पोलिंग ऑफिसर भी था अनंतनाग, और मैंने देखा है कि इस तरह से वो अनंतनाग का जो इलेक्शन था वो रिग नहीं था, लेकिन बाकी जितने भी इलेक्शन थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वो सब रिग थे। तो ये लेकिन आप क्या कहते हैं कि वो रिग्ड 1987 इलेक्शन? के इलेक्शंस को उसमें 1987 का इलेक्शन जो था उसमें ये आरोप है। उसमें मैं जब इलेक्शन हुआ था तो मैं वहां था, मैं तो दिल्ली में था। जी, और इसमें इसमें ये बहुत सारी बातें हैं, और ये जो है हमारे इसके बारे में पुस्तक भी लिखी हुई है, और मैंने अपनी किताब में माई कश्मीर के बारे में, उसके बारे में उनका रेफरेंस किया, उसको डिस्कस भी किया है। मैं फिर जब वापस गया कश्मीर, और वो था 1990 में, जी, मैं 1982 में बाहर निकल आया, फिर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, फिर मैं लक्षद्वीप में था, फिर मैं वापस गया। उसमें मैंने पूछताछ जरूर की, और हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ इलेक्शन में कुछ ऐसी वैसी हेराफेरी हो सकती है कि कुछ हुए। ये कहना कि सारा इलेक्शन रिग्ड था, ये तो एक फजूल बात है। इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन में कितने आरोप लगा, परसेंट कितनी आपत्ति वोटिंग लगी। और कांग्रेस और एनसी ने मिलकर उस इलेक्शन को किया, और ज्यादातर लोग और इलेक्शन कमीशन को भी सबवर्ट कर दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आप कह इलेक्शन, ये बताइए इलेक्शन कमीशन को क्या हुआ? नहीं, 1971 में भी इलेक्शन कमीशन था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि रिग था। 1971 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1961। 1961, 61, लेकिन ऐसा 61, क्या ये मान 1971 में, 1971, और ये मैंने ये तो उस तरह की इलेक्शन 1971 की कमीशन मैं था? बात कर रहा था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन, और मैंने उसमें लिखा भी है, इलेक्शन कमीशन उस उन इलेक्शन की तरफ से, और जब तक कि सेशन इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने तब तक आप खुद जानते हैं इलेक्शन कमीशन में जो शक्ति थी वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई। लेकिन 1987 तक तो इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर हो गया। लेकिन ये बात तो आप मानते हैं कि 87 के इलेक्शन के बाद ही वहां पर जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ी, क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं हुआ था कि आपने जो चुनाव करवाए हैं वो ईमानदारी से हुए हैं। वो भी हुई बात, और इससे खराबी ये हुई, जो उस समय बाद में सरकार में लोग थे वो स्वयं कहने लगे कि इलेक्शन रिग्ड है। तो लोगों को अगर शक था, लेकिन ये इंसर्जेंसी, हाँ, क्योंकि मैं, और इंसर्जेंसी के साथ डील करना, मैंने डील किया। मैं कमिश्नर कश्मीर में था 1989-90 में, जी, 1990 1991 में मैं वापस गया, जी। और उसके साथ साथ 1990 से एक सवाल इलेक्शन 93 से तक। जुड़ा हुआ एक और है कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ कि आपने खुद ने लिखा है कि जो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में समझौता हुआ, वो समझौते को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बाद में जो डील हुई और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया, उससे भी स्थितियां खराब हुई। क्या ये बात बिल्कुल, ठीक है? मेरे विचार में ऐसा है।
ये नहीं है कि जो शेख इंदिरा अकॉर्ड था ये पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से वो लागू किया गया वो वो लोगों को इस जाहिर नहीं हो पाया इससे हमें कोई आजादी मिली। उसके अकॉर्ड का मतलब ये था कि जो आपस में जिनके झगड़े थे वो झगड़े दूर करते, क्योंकि आपको पता है कि जब से शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई थी 1953 में, तो उनकी पार्टी ना इलेक्शन में लड़ती थी और इलेक्शन होती ऐसे वैसे ही थी। लेकिन फिर वो जो जब ये एक अकॉर्ड हुआ, उसमें ये कोशिश थी कि जो पुरानी दुश्मनियां हैं वो सारी दूर करें और सब जो जो वहाँ का कश्मीरी नेतृत्व है और जो भारतीय नेतृत्व है, उन सब आपस में मिलकर कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ऐसा पूरा नहीं हुआ। एक तो उसके बाद फिर जो इंदिरा गांधी की सरकार है वो भी हार गई 1977 में। जो उन्होंने सोचा था कि अब बहुत बहुत तेजी से ये तरक्की होगी, ये डेवलपमेंट होगा, बार बार आज भी ये बात चल रही है कि डेवलपमेंट करेंगे, उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं होगा। जी, तो इससे ये लगा लोगों को कि नहीं, ये जो अकॉर्ड किया गया ये सिर्फ एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और हमें इससे फायदा नहीं। इंदिरा गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो इंदिरा गांधी जी का इस फैसले को आप कैसे मानते हैं कि जब फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया और जीएम शाह को आपने मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया, उस वक्त आप प्रधानमंत्री कार्यालय में ही थे? कार्यालय में था वो और भी मैंने आप जरूर मानते हैं? मैंने अवश्य उस समय कोशिश की थी कि और मेरा संबंध इंदिरा जी के साथ वैसा नहीं था जैसा राजीव के साथ। मैं उनको मशवरा कभी देता नहीं था जब तक कि वो मुझसे ना कहे कि बताओ मुझे कोई बात। यहाँ तक कि राजीव जी का ताल्लुक है तो फैसले मैं को आप उनको गलत मानते उनको हैं? मशवरा देता था। लेकिन लेकिन मैं भी समझता था कि वो जो 1984 में उन्होंने फारूक सरकार को हटाया, वो उनकी तरफ से एक गलत कदम था। लेकिन इसमें ये सोचने की आवश्यकता है, जो लोग इसके बारे में चर्चा करते ही नहीं समझ सकते हैं कि ऑपरेशन दूसरा उस वक्त तक हो चुका ऑपरेशन दूसरा उस वक्त तक हो चुका था। पंजाब में बेचैनी थी। उसके बारे में मैंने लिखा भी है कि दूसरा के फौरन बाद इंदिरा गांधी लद्दाख पहुंच गई और जो वहाँ सिख और जो हमारे जवान थे, सिपाही फौजी, उनसे जाके बात की और अपने को प्रकट किया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे इतना ही दुख है ऑपरेशन दूसरा के होने से जितना आपको है। सारी बातें होती, लेकिन उन्हें समझा और इनके उनको रिपोर्ट्स ऐसे गए, लोगों ने उनको समझाया कि नहीं, फारूक के होने से यहाँ यहाँ जो हमारी सुरक्षा है वो, क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे उसमें, वहाँ हमारी सुरक्षा जो है पूरी सुरक्षित नहीं है। तो ये उनके मन में भी बात थी। किंतु 31 अक्टूबर 1984 में उस दिन फारूक साहब उनसे मिलने आए हुए थे दिल्ली। वो जेल के हाउस में बैठे हुए थे जब उनको मिली खबर कि इंदिरा गांधी जी की हत्या, और वो इसलिए मिलने आए थे क्योंकि इंदिरा गांधी ने फिर सोचा कि अब हम मामला संभल गया है, अब उससे फिर दोबारा बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करने वाली थी ये तो मैं आपको कह नहीं सकता, क्या ये बात सही है कि लेकिन ये फारूक है कि साहब, आपस में झगड़ा था। क्या ये बात सही है कि फारूक साहब पीओके जब गए थे तो इंदिरा गांधी जी के आदेश पर गए थे मिलने? किस कहाँ गए थे? पीओके में, दिल्ली वाले से मिले? हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब वो मुलाकात करने गए थे, जिससे लेकर काफी विवाद भी हुआ, वो इंदिरा गांधी जी के कहने पर गए थे? उसके बारे में मुझे नहीं पता। जी। आपने 1984 31 अक्टूबर 1984 की बात की, तो 31 अक्टूबर 1984 को जो असैसिनेशन हुआ और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, क्या उसमें आप मानते हैं कि राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि बड़ा पेड़ हिलता है तो जमीन, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, उसकी वजह से हुआ? हुजूर आला हुजूर आला वो उन्हें बहुत दिन बाद कहा, उस वक्त जब ये हो रहा था। और मैंने वो
जो उन्होंने बात की टेलीविजन पे आके अपील जो उन्होंने की, उसका मैंने अपने किताब में कोटेशन दिए आप है मानते सारे। हैं कि जिम्मेदारी से काम हुआ? केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी से काम किया था? हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ था 1984 में। नहीं, राजीव गांधी को जिम्मेदारी से काम जिम्मेदारी। नहीं हुआ। और मैंने 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 उसमें अगेन अपनी किताब में, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, और आप समझ नहीं सकते हैं कि क्योंकि ऐसी ऐसी हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय जो उससे पहले एक बहुत इफेक्टिव एक मंत्रालय था, और हर एक और लोग उस पे उसकी आलोचना ये की जाती थी कि हर एक निर्णय उस कार्यालय में हो रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बार बार हमें बुला के सबसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे ऐसा इंप्रेशन ना होने दे कि सारे निर्णय हम ही लेते हैं, आप कोई ऐसे निर्णय अपनी तरफ से लेने की कोशिश ना करें। वो कार्यालय ही बैठ गया था, और बिल्कुल उसमें कोई था ही नहीं। सबसे जो वरिष्ठ अधिकारी उस दिन 31 अक्टूबर को उस दफ्तर में था, वो मैं था, वो मैं निदेशक ही था। और मुझे क्योंकि शारदा प्रसाद ने फोन किया था अस्पताल से कि आप दफ्तर से बाहर न निकलिए, क्योंकि बहुत सारे ये फोन आएंगे, टेलीफोन, ये टेलीग्राम्स आएंगे, और लोग पूछने के लिए आएंगे, तो आपकी सब हैंडल कीजिए वहां बैठ के, हम तो नहीं आ पाएंगे आज के दिन। जी, नहीं वो तो और चिंता, क्यों नहीं आ पाएंगे? वो और चिंता क्यों तो नहीं आ इंदिरा गांधी पाएंगे? के असैसिनेशन नहीं, को मैं लेकर। बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों आपने नहीं आ बताया था कि पाएंगे। वो वो सर इसलिए सत्येंद्र नहीं। प्रसाद जी की वो चिंता तो इंदिरा गांधी के मैं असैसिनेशन को लेकर थी। जो दिल्ली के दंगे हो रहे थे उसकी चिंता तो किसी को नहीं थी। उस वक्त चिंतित जो नेतृत्व था, मैं कह सकता हूँ चिंता इस चीज की थी कि अब ये दफ्तर में कौन बैठेगा। और ये आपके हम कह सकते हैं कि ये एक कमजोरी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि फौरन, और आज के दिन अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई हो, तो सिस्टम ऐसी बन चुकी है कि फौरन उसको टेक ओवर करने के लिए पूरा पूरा ढांचा होगा। आपने उस वक्त 2000 ऐसा था नहीं। आपने 2002 के दंगों के लिए गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री जी को इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। 1984 के दंगों के लिए आप राजीव गांधी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, राजीव गांधी तो उस वक्त प्रधानमंत्री बनने के लिए लगे थे, और सरकार जो थी, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार, वो सब, क्योंकि जो यहाँ का सरकार का ढांचा था वो ऐसा था कि उसमें ये लगा कि सारा ढांचा बैठा जा रहा है। मैंने आपसे आपसे तफसील से कहा कि क्या क्या विचार थे लोगों के। 1990 का उन समय सारा सरकार का ढांचा बैठा जा रहा था, इसकी तरफ तवज्जो हुई ही नहीं, और इसके बारे में रिपोर्टिंग भी कम हो रही थी, क्योंकि सबकी नजर इस बारे में थी कि जो उनका उनका फ्यूनरल हो रहा है और बाकी चीजें, सारी मीडिया भी उसी तरफ। ठीक है, 1990 का जिक्र आप कर रहे थे, जम्मू कश्मीर का। आप वहां पर स्पेशल कमिश्नर थे अनंतनाग में, जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और एक ही रात में वो लोग हजारों हजार लोग निकल कर वहां से चले गए। कौन जिम्मेदार था? क्या गवर्नर जम्मू कश्मीर को आप जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? किसी ने नहीं, हिम्मत? अगर मैं कहूँगा जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर जिम्मेदार थे, तो मैं अपने को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नर जगमोहन के प्रशासन का एक अंग था, आप और एक स्पेशल बहुत कमिश्नर थे महत्वपूर्ण अनंतनाग अंग, में। क्योंकि मैं स्पेशल कमिश्नर अनंतनाग था। तो मैं क्यों कहने लगा, बात ये है कि उस वक्त प्रशासन का फेल। जरूर। अ, मैं 1990 की फरवरी में वहां गया। तब तक श्रीनगर की जो पंडित आबादी थी भाग के निकल गई थी, लेकिन अनंतनाग की जो आबादी पंडितों की थी अभी नहीं निकली थी। आप कहते एक रात में सब निकल गए, ऐसी बात नहीं है। वहां कोई 16 जनवरी की थोड़े दिन बाद वहां से पंडित भागने लगे श्रीनगर से। लेकिन अनंतनाग में जहाँ काफी पंडित आबादी थी, वो ऐसा नहीं हुआ था। अनंतनाग अभी तक मुकाबलतन शांतिपूर्ण पूर्ण था। और काफी पंडित थे वहां जब तक कि मैंने ज्वाइन किया था फरवरी, और सरकार में भी थे और काम कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से बहुत सारी गलतियां हुई, और जाहिर है कि एक उसमें अ, ये कोशिश की जा रही, और मैं कह सकता हूँ इसमें छिपाने की क्या बात है। ISI
की ओर से ये कोशिश हुई कि वहाँ मुसलमान और पंडितों के दरमियान झगड़े पैदा कर दिए जाए, नफरत पैदा कर दी जाए। क्योंकि जाहिर है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपस में लोग लड़ना शुरू कर दें तो आप अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये कोशिश हो रही है उसको रोकना, एक डरा हुआ लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोकना इसका कर्तव्य था, पर उसको रोकना हमारा कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य हम नहीं कर पाए। उस हद तक मैं सरकार को दोषी जरूर ठहरा सर, और उसकी बहुत सारी वजह है। क्या वजह है, अगर हम सारा एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे अभी, लेकिन मेरी पुस्तक में है। एक और आखिरी सवाल जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है कि अब जब धारा 370 का एब्रोगेशन का 1 साल पूरा हो गया है, आपने तो काफी आलोचना उसकी की थी, आज आप किस तरह से देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात की है, 1 साल को कैसे देख रहे हैं? क्या सही फैसला मानते हैं आज आप? आप ये सवाल करके शर्मिंदा ना कीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि 1 साल में क्या हुआ। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो सरकारी कर्मचारी स्थापित किए गए केंद्र सरकार की ओर से, वो एक से एक काबिल अफसर है। लेकिन ये उनके पास जब तक कि जनता आपके साथ ना हो, एक लोकतंत्र सरकार चलाना मुश्किल केवल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो गलत फैसला आप मानते हैं? उस समय ये अभी कहना गलत फैसला या सही फैसला, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। फैसला गलत है या सही, लोग जो वहां की जनता है, जो उससे सबसे पहले जिन पे असर पड़ा है, वो क्या समझते हैं इसके बारे में। हाँ, एक लोग आप सर, हमारे लोगों को क्या असर हुआ है एक निर्णय से, वही बता सकते हैं। अब मैं कहूंगा एक गलत फैसला है या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक और रियासत में हुआ है ऐसा, उनसे पूछिए ये। अल्पसंख्यक, लेकिन अगर इसमें गलती है तो वो ये है, उनसे पूछा न गया, ना ही उनसे पूछा गया, ना ही जनता से पूछा गया, ना ही उनके जो निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे पूछा। उनको तो सब बंद ही कर। जनता से तो कभी नहीं पूछा गया। जब फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया, शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया गया और पाकिस्तान में शिमला समझौता किया गया, जनता से तो कभी नहीं पूछा गया। और मैं तो ये सारी बातें मैंने थोड़ी की, और न मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे आप कहते हैं, मैंने आलोचना भी की है इन बातों को। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, मेरा ज्ञानवर्धन किया। सब लोगों को आपकी किताब का इंतजार रहेगा, बहुत अच्छे से वो किताब सब लोग समझ सकें, इसकी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत शुक्रिया सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।